बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और अपने एक्सपर्ट को अपने इस प्रोग्राम में बुला के लोगों के आने वाले जो उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हेल्थ के हवाले से, उसको अपने एक्सपर्ट की ज़ुबानी आसान अल्फाज में कन्वर्ट करके आप लोगों तक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करें। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा, इस पर हम बात करेंगे कि सर्दियों में जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है। सर्दी के मौसम के अंदर या किसी भी ऐसे सर्द इलाके में आप चले जाएं तो वहाँ पे आपके जोड़, आपके मसल्स, आपके नर्व, आपकी बोन्स जो है, यहाँ पे आपके अकड़ावपन आ जाना, दर्द हो जाना, खिंचाव पड़ जाना या मुसलसल जो है वो इनके उठने बैठने में आपको आवाज़ें क्यों आती हैं या इसमें दर्द बढ़ने की वजूहात क्या होती है। इसके साथ ही सर्दियों के मौसम में हम ये भी देखते हैं कि गॉट यानी यूरिक एसिड के जो मसाइल होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। उनका हड्डियों की, जोड़ों के दर्द के अंदर क्या रोल होता है। इसी तरह अगर हम ये देखते हैं कि आर ए या फिर आपका जो है ओ ए यानी आपकी हड्डियों के अंदर सोजश हो जाना या आपकी हड्डियां बाहर से सूजी हुई नज़र आना या हड्डियों का भुर जाना या आपकी हड्डियों की नोकें बन जाना, इस तरह के मसाइल जो है ये सर्दियों में ज़्यादा क्यों हो जाते हैं। अगर ये पहले से हैं तो इसमें जो ज़्यादा इफ़ेक्ट है वो सर्दियों में क्यों आता है। इसी तरह आपके मोरों के मसाइल हैं, आपके पट्ठों के मसाइल हैं, न्यूरोपैथी के मसाइल हैं या आपके हड्डी जोड़ गर्दन के पट्टे जो है वो इनके अंदर स्टिफनेस हो जाना, खिंच जाना। फिर फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है। फिर एक आर्थोपेडिक सर्जन जो है वो आपको इन सारे अमराज से छुटकारा कैसे दिला सकता है। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर सैयद अली रज़ा शराजी जो कि सीनियर रजिस्ट्रार हैं और कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हैं और म्यू हॉस्पिटल के यूनिट में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ भी अटैच हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारा जो मौजू है वो भी हमने यूनिक और इंटीक किस्म का चूज़ किया है, क्योंकि आज के मौसम के अंदर लोग जो है वो अपना पिनियाँ, पंजीरियाँ, देसी घी, मक्खन, इनका इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। सर्दी शुरू होते ही यखनी और सूप का इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। इसी दौरान में लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार रिपोर्ट होते हैं इन कंप्लेन के साथ कि सर जी उठते बैठते हुए जोड़ों में आवाज़ें आती हैं। सर्दियों में दर्द क्यों बढ़ जाता है? सर, सर्दियों में जोड़ों में और पट्ठों में दर्द बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न ये है कि पट्ठों की हसासियत बढ़ जाती है, नर्व्स की हसासियत बढ़ जाती है। उसके अलावा टेम्परेचर और जो हवा का प्रेशर है वो अब चेंज हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। जो ऑलरेडी कोमॉर्बिड्स हैं पेशेंट में, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अब वो पेशेंट ज़्यादा अपने जोड़ों को मूव नहीं देते हैं। उनके पट्ठों के इर्द गिर्द जो हैं, जोड़ों के इर्द गिर्द जो पट्टे हैं उनका खिंचाव पैदा हो जाता है, एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है। पानी का इस्तेमाल लोग ज़्यादा नहीं करते, सर्दियों में डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसकी वजह से जो ऑलरेडी यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं उनके यूरिक एसिड के जो सारे क्रिस्टल्स हैं वो सारे जोड़ों में जमा हो जाते हैं। ये सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सर्दियों में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं वो खुल के सामने आती हैं। फ्रोज़न शोल्डर के काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो हैं वो सर्दियों में हमें ज़्यादा फील होते हैं पेशेंट्स को। तो ये सारी रीज़न्स हैं। ठीक हो सर, इसके साथ ही जो मसल्स हैं या नर्व हैं इनके अंदर जो स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, इसका सर्दी के साथ क्या लिंक है? बिल्कुल, सर्दी एक तो मैंने बताया कि जो टेम्परेचर है और जो एयर प्रेशर है वो चेंज हो रहा है, हसासियत बढ़ रही है। उसके अलावा ऑलरेडी पहले से पेशेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अगर आप स्टिफनेस की बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये होता है कि पेशेंट जब सुबह सो के उठें तो उनके हाथों में जो है वो काफ़ी खिंचाव होता है। पेशेंट्स हमें कहते हैं हमें कम से कम आधा घंटा हाथ की उंगलियों की एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि स्टिफनेस कम हो, और एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाता है। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं। काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो चारपाइयों पे सोना जो है वो पसंद करते हैं बजाय कि वो सख्त बिस्तर पे सोएं, और उनका जो है ना वो पॉस्चर अच्छा खासा उसकी वजह से ख़राब हो जाता है।
क्योंकि ये उनके लिए पोजीशन होती है जिसमें वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। सो मैं पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि चाहे गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, मौसम को बहुत ज़्यादा मलहूज़े खातिर ना रखें। आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, शाम को वॉक करें, स्विमिंग और साइकिलिंग अगर कर सकते हैं तो वो करें। जिस तरह का हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो एक्चुअली अब ये चीज़ें हमें ज़रूरत रूटीन से ज़्यादा इनकी ज़रूरत है अब। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि ये कहा जाता है कि सर्दियों में दर्द बढ़ जाते हैं, जी क्या इसमें कोई रियलिटी है या मिथ है? सर इसमें काफ़ी हद तक इस सेंस में रियलिटी है, ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि मौसम बरसात में भी। जो ठीक। पुरानी चोटें हैं वो पेशेंट्स को ज़्यादा फील होती हैं क्योंकि अब सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये रियलिटी में पहले से प्री एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं जो खुल के सामने आती हैं, अलग से सर्दी कोई मसला नहीं क्रिएट करती। ठीक हो गया। सर, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मौसम चेंज होते ही ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं? काफ़ी बीमारियां हैं। अब मैं हड्डी जोड़ शोबे की बात करूं तो फ्रोज़न शोल्डर है, उनके पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं हमारे पास। ऐसे पेशेंट जिनमें कमर की दर्द है, उनके इर्द गिर्द जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं उनका खिंचाव है, तो वो ज़्यादा जो है हमारे पास पेशेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी पेशेंट हैं जिनको पुराने फ्रैक्चर, टूटी हुई हड्डियाँ हैं, अब वो ज़्यादा हसासियत के साथ हमारे पास आ जाते हैं। न्यूरोपैथी के पेशेंट्स हमारे पास, डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जिनको इस्कीमिक पेरिफेरल इस्कीमिक वैस्कुलर डिजीज़ है, यानी कि उनकी खून की नालियों में तंगी है, जो टांगों की खून की नालियाँ होती हैं। सो अब उनको टांगों में दर्द और जो है काफ़ी जो है स्टिफनेस और ऐसे इश्यूज़ के साथ वो हमारे पास आ जाते हैं। प्लांटर फिशियाइटिस के पेशेंट जो हैं, जिनकी पाँव की झिल्ली की सोजिश है, वो ज़्यादा सर्दियों में रिपोर्ट होते हैं। यानी जिसको हम ये कहते हैं कि एडी में लोग कहते हैं कि एडी दर्द हो में रहा है। दर्द जिनका होता है। ठीक है। अच्छा सर, ये गर्मियों में भी और सर्दियों में भी एडी का दर्द, तो ये कंप्लेन लोगों की बिल्कुल, तकरीबन मौसम नॉर्मल एक बरसात जैसी है। में भी और सर्दियों में भी एक जैसी कंप्लेन है पेशेंट। क्या इसका जूते के साथ भी कोई लिंक होता है? जी बिल्कुल, इसका जूते के साथ लिंक है, इसका पॉस्चर के साथ लिंक है। ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी हाई हील्स पहनती है, पाकिस्तान में कल्चर है काफ़ी, और उसके अलावा काफ़ी लोग हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है। मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनका वज़न ज़्यादा है और पहले कभी लाइफ में उन्हें वॉक नहीं की, अब वो जॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से, ओवर यूज़ की वजह से जो है ना, उनको प्लांटर फिशियाइटिस भी डेवलप हो जाता है। यह लॉन्ग स्टैंडिंग काफ़ी है। हमारे काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जिनमें पेशेंट्स को 8-8 घंटे खड़े होना पड़ता है और फुटवेयर उनका प्रॉपर नहीं होता। मैं रिकमेंड करता हूँ कि हाई आर्च्ड जो है ना वो जूतों का इस्तेमाल करें। उनके अंदर सॉफ्ट सिलिकॉन इन सोल्स होने चाहिए उनके, जो मेडिकेटेड सोल आजकल आ रहे हैं। मेडिकेटेड सोल होते हैं। आपको ऐसे लगता है जैसे परिंदे के पर जो हैं वो अंदर रखे हुए हैं, उनके ऊपर आप चल रहे हैं, बिल्कुल वो नरम से होते हैं। सो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। अगर तो इनके साथ और मेडिसिन के साथ चीज़ें सेटल डाउन ना हो इन सोल्स के साथ, तो फिर लेटर ऑन हम स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि झिल्ली की सोजिश वहाँ पे सेटल डाउन हो जाए। कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि कई कई साल तक उनको पाँव की झिल्ली की सोजिश होती है और वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। सो मेरी रिकमेंडेशन है कि टाइम से किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं अगर आपको ये प्रॉब्लम है और इसको सॉर्ट आउट करें। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये हम देखते हैं कि सर्दी की वजह से दर्द होता है या कुछ पुरानी ऐसी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं जो सर्दियों में आगे ज़्यादा हो जाती हैं? बिल्कुल सर, क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जो सर्दियों में ज़्यादा हो जाती हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं जिनको नर्व्स जो हैं उनका पहले से प्री एग्जिस्टिंग डैमेज चल रहा होता है, या खून की नालियाँ, ब्लड वेसल्स का प्री एग्जिस्टिंग डैमेज चल रहा होता है। सो अब वो जो है ना ज़्यादा चीज़ें खुल के सामने आती हैं और वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। कई पेशेंट डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं ठीक है। जो पट्टों की खिंचाव के साथ हमारे पास रिपोर्ट होते हैं आउटडोर पेशेंट के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक हो गया। डिप्रेशन का जोड़ों की दर्दों के साथ कोई लिंक है सर? बिल्कुल, डिप्रेशन का पट्ठों की खिंचाव के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक है। गर्दन के काफ़ी पट्टे खिंच ऐसे जाते होंगे। गर्दन के पट्टे खिंच जाती हैं, ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। कमर के पट्टे खिंच जाते हैं, इवन पूरी टांगों के पट्टे खिंच जाते हैं। सम टाइम वो फिजियोलॉजिकल होता है और सम टाइम साइकोलॉजिकल भी होता है। ठीक तो है। हम प्रॉपर उसको वैल्यूएट करते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर मल्टीविटामिन की भी काफ़ी ज़्यादा और मैटर मिनरल्स की कमी होती है, और पाकिस्तान में लोगों की डाइट अच्छी नहीं है, लोग मतवाज़न ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल करते, लोगों की स्लीप अच्छी नहीं है और लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो हम ये सारी चीज़ें रूल आउट करते हैं। इसके अलावा जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो भारी चीज़ें उठा लेती हैं, उससे पहले कोई वार्म अप या स्ट्रेचिंग नहीं करती, तो उनके जो है ना वो जोड़ों में और पट्ठों में काफ़ी ज़्यादा दर्दें और खिंचाव निकल आता है। ठीक हो गया। और आप ये समझते हैं कि साइकोलॉजिकली और फिज़िकली आपको फिट होना ज़रूरी है अगर आप दर्दों से निजात चाहते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि आपने जिक्र किया चारपाई, बेड या ज़मीन,
तीनों पे सोना आपके नज़दीक कौन सा सोना बेहतर है? सर सख्त बिस्तर जो है वो सबसे बेहतर है। ठीक है। अगर तो कोई पेशेंट कालीन या ज़मीन पे नहीं सोना चाहते तो उसके लिए बड़े अच्छे मुख्तलिफ कंपनियों ने मेडिकेटेड ऑर्थो मैट्रेस बनाए हुए हैं, ऑर्थो मैट्रेस और ऑर्थो पिलो। सो मुख्तलिफ वैरायटी के होते हैं, इसमें कूल जेल वैरायटी भी काफ़ी कंपनियों की आती है। कूल जेल वैरायटी की ख़ास बात यह है कि वो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में वो गर्म होते हैं। उसके अलावा वो आपके पोस्चर को अलाइन करते हैं, वो पूरी रात आपकी बॉडी का और नेक का मसाज करते हैं। सो आप समझे कि आपके मुफ्त के फिजियोथेरेपी के सेशंस हो जाते हैं। सो हम ऐसे पेशेंट जिनको जोड़ों और पट्ठों के मसाइल हैं उनको रिकमेंड करते हैं कि वो ऑर्थो मैट्रेस यूज़ करें, ना कि वो रातों को घर में बच्चों को बुलाएं और कहें कि आप मेरी टांगें दबाओ और मेरी कमर दबाओ, तो आपको ठीक। उससे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक होगा। अच्छा सर, ये जो ऐसे आपने टांगे दबाने का कहा, हमारे यहाँ ये कल्चर है बिल्कुल कि बच्चों से अपने मुलाजमों से मसाज कराना या रात को दबवा के सोना। बिल्कुल। तो क्या बीइंग अ कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन आपके नज़दीक ये दबाना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? सर उसमें साइकोलॉजिकल जो है डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है। अगर तो दबाने की बात कराएं या मसाज की कराएं तो अगर वो वंस वीकली हो, हफ्ते में एक दिन हो, तो वो समझ आता है। लेकिन जो डेली है उसमें आपकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। सो रियलिटी में अगर तो पट्ठों का खिंचाव नहीं भी होगा या दर्द नहीं भी होगा, तो अगर तो आप वो पूरा जो है वो एक्टिविटी रिचुअल रिपीट नहीं कराएंगे तो आपको रात को फिर नींद नहीं आएगी। सो कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। और अगर तो आपने करना भी है तो किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच करें जो कि जो भी आपके अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं उनको सेटल डाउन करें। घर में किसी से दबवाना वो एक्चुअली मसाइल का हल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसी के साथ ही रेलिवेंट अगर हम ये देखें कि लोगों को ना मसल क्रैम्प्स बड़े होते हैं। हमारे पास डायबिटिक पेशेंट या जितने भी पुरानी डिजीज़ के होते हैं वो कहते हैं कि मुझे रात को कड़ल पड़ जाती है और मुझे फिर टांगों को दबाना पड़ता है, मरोड़ना पड़ता है, फिर बिल्कुल। जाके वो टूटती है। तो इसकी वजह क्या होती है और इसका इलाज कैसे? सर नमकियात की कमी होती है, सोडियम और पोटाशियम इम्बैलेंस यानी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी उनके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है पेशेंट्स में, डिहाइड्रेटेड होते हैं। और जिस तरह का हमारे आजकल मौसम है उसके अंदर ना सिर्फ हमें बरसात में ओआरएस का इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि ये जो मौसम अब स्मोक का आने जा रहा है तो स्मोक में भी आपने ओआरएस का इस्तेमाल करना होता है, उसमें बहुत डिहाइड्रेशन होती है। जो पेशेंट जिन जो पहले से शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, और जो हामला ख़वातीन हैं या जो मदर फीड करा रही हैं, ठीक है, वो सारी जो है वो हाई रिस्क पॉपुलेशन है। तो उनको अपनी डाइट के साथ साथ अपनी हाइड्रेशन, स्लीप, इन सारी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये भी आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं हाइजीन, स्लीप हाइजीन, फूड हाइजीन एंड ऑल। तो इंशाल्लाह वो इस प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, चाय और जोड़ों का दर्द, इसका आपस में क्या लिंक है? चाय के अंदर कैफ़ीन ज़्यादा होती है, अगर आप जो है निकोटीन और कैफ़ीन होती है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इनडायरेक्टली डिहाइड्रेशन करती है। सो जब डिहाइड्रेशन बॉडी में होगी तो वही जैसे आपने बात की पट्टों का खिंचाव और कड़ल पड़ना, ये सारे जो है ना पेशेंट्स को इशू आते हैं। सो अगर तो वो इस तरह की कोई भी ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं जो ज़्यादा पेशाब आवर है, चाय और कॉफ़ी भी उसमें आती है, तो प्लीज़ अपने पानी का जो है इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक हो गया। अच्छा सर, पानी की कमी जोड़ों की दर्द की काज बन सकती है, और पानी अगर बॉडी में आप अपने आप को हाइड्रेट करते हैं तो जोड़ों में फ़र्क पड़ सकता है? जी, काफ़ी हद तक जोड़ हाइड्रेटेड रहते हैं, उससे आप काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल से बच सकते हैं। सो पानी की कमी में भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें जो है वो ओआरएस चाहिए होता है एक्चुअली, ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस काम करे। एक आम बंदा बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकता, और जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है तो हम चलते फिरते ऑफिस वर्क में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। सो जब भी इस तरह का मौसम आए, जैसे कि स्मोक का मौसम है, तो उसमें कोशिश करें कि आप इलेक्ट्रोलाइट जिनके अंदर स्पेशल एडिड हैं या लो ऑस्मोलर ओआरएस, उसका इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि कुछ मरीज़ आते हैं, आपके क्लिनिकल ट्रायल में भी आते होंगे, हमारे पास भी आते हैं, वो कहते हैं साहब मैं सुबह जब मैं उठती हूँ या उठता हूँ तो मुझे जोड़ों को दबाना पड़ता है, फिर इनको हिलाना पड़ता है, फिर इसकी मूवमेंट करानी पड़ती है, तब जाके मैं एक्टिवेट होती हूँ बेड से उठने के लिए। इसकी वजह क्या होती है, इलाज कैसे मुमकिन है? सर ये यूजली रोमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, इनका हम पूरे प्रॉपर हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम प्रॉपर इस नतीजे पे पहुंचते हैं। ये यूजली एक टिपिकल साइन है, जिनके हाथों के जोड़ अकड़े होते हैं, उनको उन्हें दबाना पड़ता है या कोई एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इसके अंदर होता ही है कि जिस्म के अंदर कुछ फासिद गंदे मादे पैदा हो जाते हैं जो कि जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। सो टाइम से इसके लिए हमने ट्रीटमेंट करानी होती है।
जो कुछ पेशेंट्स में पार्शल और कुछ में कम्प्लीटली लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है, ताकि बाद में ये सिर्फ दर्द में कन्वर्ट नहीं होती, बाद में इन पेशेंट्स के जोड़ जो है ना वो करने के साथ साथ टेढ़े भी होना शुरू हो जाते हैं। सो हम चाहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स की लाइफ क्वालिटी अच्छी हो। ऐसे पेशेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा कि हकीमी दवाइयों से लाजमी बचें, गुलाब, फक्कियाँ, माजूने ये कम इस्तेमाल, बिल्कुल उनको जो है अवॉइड करें और प्रॉपर जो उनकी ट्रीटमेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वो लें। अदरवाइज़ ऐसे पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट होते हैं कि वो यूजली व्हील चेयर पर होते हैं, उनके जोड़ घिस चुके होते हैं, तो उनके जोड़ घुटने के चुकले के भी तब्दील करने पड़ते हैं, और ख़ास किस्म की हम स्प्लिंट देते हैं उनके हाथों के लिए ताकि वो टेढ़े ना हो। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर कोई मरीज़ सर्दियों में अपने आप को जोड़ों की दर्दों से बचाना चाहे तो इसके लिए कौन सी ऐसी ब्लड इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट वो पहले से करवा ले ताकि उससे आइडिया हो कि मेरे अंदर कहाँ कौन सी डेफिशिएंसी है? बिल्कुल सर, उसके लिए जो है ना विटामिन डी का टेस्ट लाजमी कराना चाहिए, सीरम कैल्शियम फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, यूरिक एसिड, आरए फैक्टर, ये वो चीज़ें हैं। और स्पेशली अगर मैं विटामिन डी की बात करूँगा तो 70% पाकिस्तान पॉपुलेशन में विटामिन डी की शदीद कमी है। सो विटामिन डी की जब कमी होती है तो कैल्शियम की भी कमी होती है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब भी ब्लड टेस्ट कराएंगे तो कैल्शियम अमूमन उसमें नॉर्मल होगा, क्योंकि ब्लड हमेशा हड्डियों से कैल्शियम खींच लेता है और उसको वो हमेशा ब्लड में नॉर्मल रखता है। सो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो कैल्शियम का टेस्ट कराया वो नॉर्मल है, लेकिन जब विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं तो उनमें स्वेयर डेफिशिएंसी होती है। सो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि जो सर्दियों का मौसम है उसमें भी आप धूप के अंदर जाएँ और अच्छी डाइट जिसके अंदर दूध और दही का इस्तेमाल है, मलाई उतार के लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें। और अगर तो फीमेल्स 35 से ऊपर और मेल 40 से ऊपर हैं तो उनको कैल्शियम का सप्लीमेंट लाजमी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है ना वो बोन की इतनी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं होती। इट्स जस्ट लाइक कि आप उस एज तक बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं, उसके बाद वो जो जमाशुदा आपकी जमा पूंजी है आपने उसको खर्च ही करना है। सो 35 फीमेल्स के लिए और 40 मेल्स के लिए, उसके बाद जो भी आपने कैल्शियम विटामिन डी यूज़ करना है आपको कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी लेने हैं ताकि मेक श्योर करें कि वो सब कुछ बोन्स में जाए, अदरवाइज नहीं लेंगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, अगर कैल्शियम पूरा है और विटामिन डी नहीं है तो जोड़ों का दर्द बरकरार रहेगा? जी बिल्कुल वो हंग्री बोन्स होती हैं जिसे कहते हैं कि हड्डियां भूखी हैं और पूरा जिस्म लोगों का दर्द करता है। आए दिन उनको किसी ना किसी पट्टे के चाव का सामना होता है, क्योंकि अब जो हड्डियां हैं वो उनके अपने बॉडी वेट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे रिपोर्ट होते हैं, स्पेशली 50+ फीमेल्स, कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में आप समझें कि जैसे कोई ढांचा है किसी घर का, वो सारा ही ओवरऑल वीक हो जाता है। और कई पेशेंट्स तो ऐसे हैं जिनको कद में कमी का जो है ना वो भी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा उनकी मल्टीपल बॉडी एक्स होती हैं। उसके लिए फिर स्पेशल किस्म के हम सप्लीमेंट्स उनको देते हैं ताकि वो चीज़ें सेटल डाउन हो। अगर स्टिल वो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते तो उनको खुदा ना खास्ता वॉशरूम में जाएं, वज़ू करने जाएं, तो जैसे हम लोगों की आदत है कि वॉश बेसिन पे पाँव रख के हम लोग वज़ू का सारा रिचुअल करते हैं, तो कई जो हैं वो फिसल के गिर भी जाते हैं, या अमूमन ये होता है कि मरीज़ की हड्डी पहले टूटती है और वो गिरते बाद में, वो इतनी वीक हो जाती है हड्डी कि उनका अपना बॉडी वेट भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि बराए मेहरबानी यंग एज में अपनी डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, इन सारी चीज़ों का और सप्लीमेंट्स का जो है वो ख़ास ख्याल रखें। और अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम हो ही गया है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस मींस कि ओवरऑल वीकनेस हड्डियों की, और ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ की सोजिश, तो उसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी हमारे पास सप्लीमेंट्स और कुछ मेडिसिन मौजूद हैं जो काफ़ी लॉन्ग टर्म जो है वो आपको सेहतमंद रखती हैं। लेकिन अगर पेशेंट कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कराएगा तो फिर अल्टीमेटली जोड़ की तब्दीली या फ्रैक्चर का सामना करना पड़ता है। जी ठीक हो गया। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर सैयद अली रज़ा शहराजी हमारे साथ मौजूद होंगे और मज़े की गुफ्तगू मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मेरे साथ आज के जो मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं डॉक्टर सैयद अली रज़ा शहराजी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर रजिस्ट्रार और कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन है। और उनके साथ हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं कि सर्दियों के मौसम में या बरसात के मौसम में आपके जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द या आपके मसल पेन क्यों बढ़ जाते हैं और इनका इलाज कैसे मुमकिन है। अच्छा सर, जैसे हम बात कर रहे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की और इस तरह हड्डियों की बाकी चीज़ों की, इसके साथ ही हम देखते हैं यूरिक एसिड के भी बड़े मसाइल हैं, गॉट के बड़े मसाइल हैं लोगों को।
तो क्या सर्दी में यूरिक एसिड बढ़ सकता है या कंडीशन उसकी नॉर्मल ही होती है और दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है? सर यूरिक एसिड जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे फेस्टिव सीजन हैं जिनमें बढ़ता है। सर्दियों में तो यूरिक एसिड बढ़ता है जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, क्योंकि पानी का इस्तेमाल उनमें नहीं होता। ठीक है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन चीज़ का नहीं पता कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनके यूज़ से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो पाकिस्तान में एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है। सो अभी न्यू ईयर और क्रिसमस पे काफ़ी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है। उसके अलावा रमज़ान में यूरिक एसिड बढ़ता है, क्योंकि काफ़ी ये जो समोसे हैं और दही बड़े, इनके यूज़ से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और जब हमारे पास बड़ी ईद आती है तो उसमें गोश्त का इस्तेमाल बहुत होता है। अगर आप देखें तो यूजली पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, माशरे में ये कॉमन है कि हम एक टाइम गोश्त खाते हैं, लेकिन वो जो पूरा महीना गुजरता है बड़ी ईद के बाद, उसमें 3 टाइम गोश्त पक रहा होता है। ठीक है। और लोग बड़ा गोश्त भी ज़्यादा खाते हैं और हर अफ्तारी पे भी डबल सामान होता है। हाँ, अफ्तारी पे भी डबल सामान होता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि यूरिक एसिड सिर्फ गोश्त प्रोटीन वाली डाइट से नहीं बढ़ता, वो ज़्यादा शुगरी चीज़ों से भी बढ़ता है। जितनी भी आप तो बेकरी जितनी आइटम्स लेते हैं, बेकरी फास्ट फूड आइटम्स लेते हैं, हैं, मीठा एग्जैक्टली, लेते हैं, कोल्ड लोगों को ड्रिंक, इस सोडाज चीज़ का लेते नहीं हैं। पता। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो पूरा साल गोश्त ही नहीं खाता या खाती, फिर भी मेरा यूरिक एसिड हाई रहता है। तो हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनको कम करें। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं करना कि गोश्त बिल्कुल बंद कर दें। चिकन खा सकते हैं, एग वाइट्स खा सकते हैं, उससे यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो ये लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। जी, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि एक तो सर्दियों वाला हमने बात कर ली, दूसरा ये होता है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मेरे जोड़ों के दर्द का सूरज की रोशनी से भी कोई लिंक है। तो क्या इसमें कोई रियलिटी है कि सूरज की धूप हड्डियों को बेहतर बनाती है? बिल्कुल सर, ये यूजली वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें स्वेयर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। तो जब वो खुद को धूप लगवाते हैं तो स्किन के अंदर विटामिन डी सिंथेसिस होती है, यानी विटामिन डी बनती है। सो जब विटामिन डी बनेगी तो उनके अंदर जो विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है वो काफ़ी हद तक कवर होती है, और उनके ओवरऑल जिस्म की दर्दें बेहतर होती हैं, पट्टों के खिंचाव बेहतर होते हैं। इस वजह से वो उसको रिलेट कर देते हैं, बट उसके पीछे एक्चुअल रीज़न नहीं है। और हाँ, वो काफ़ी हद तक इस मामले में एक्यूरेट हैं लोग। ठीक है। अच्छा सर, लोगों में ना 2 चीज़ों की बड़ी कन्फ्यूजन होती है। नंबर 1, वो कहते हैं जोड़ सूजा हुआ हो तो उसको हीट देना शुरू कर देते हैं, अगर दर्द हो तो उसको कोल्ड आइस करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों की रियलिटी क्या है? अच्छा, मैं तो लोगों को रिकमेंड करूँगा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया कि अगर तो जोड़ की सोजिश है तो प्लीज़ किसी मुस्तनिद ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, क्योंकि जब सोजिश हो तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर उसका दूसरे जोड़ के मुकाबले में कम है, सेम है या ज़्यादा है। हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जोड़ का इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। सो अगर तो ये चीज़ है, ये बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसको वो अगर लिंगर ऑन करेंगे तो 24 से 48 घंटे के अंदर जोड़ इतना ख़राब हो जाता है कि बाद में उसकी रिकवरी मुमकिन नहीं होती। कई जोड़ की सोजिश ऐसी होती है जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के जमा होने की वजह से होती है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होती है। सो जब भी कभी जोड़ की सोजिश हो चोट के बगैर तो हमेशा डॉक्टर को दिखाएं, और अगर चोट के साथ जोड़ की सोजिश है तो यूजली वहाँ पे ब्लड जमा होता है या पट्टे की चोट होती है। हर सूरत में आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना ही है, क्योंकि कभी भी नॉर्मल नहीं होती। ठीक हो गया। सर, सर्दियों के मौसम के अंदर बरसात में या किसी भी ऐसे ठंडे इलाके में रहने वाले लोगों में हड्डियों की क्या इमरजेंसी हो सकती है? हड्डियों की काफ़ी इमरजेंसीज हो सकती हैं। लाइक अगर हम बरसात की बात करें तो बरसात में फिसलन काफ़ी होती है, लोगों को फ्रैक्चर्स होते हैं। सर्दियों के अंदर लोग अपनी पुरानी दर्दों के साथ हमारे पास आते हैं, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। सो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास आती हैं, वैरायटी आती है पेशेंट्स की हमारे पास। ठीक हो गया। सर्दियों में आप ये समझते हैं कि अगर आपने अपने जोड़ों को बचाना है तो एक तो वाटर इनटेक बढ़ाना है, बिल्कुल, और फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। और तो पुराने वक्तों में आपने देखा होगा कि नानियाँ दादियों ने हॉट वाटर बोतल रखी होती थी अपनी रज़ाइयों में। तो हॉट वाटर बोतल का इस्तेमाल करें जहाँ कहीं आपको पट्टों का खिंचाव या आपको जोड़ों की सोजिश महसूस हो। जो पुराने इस तरह के हमारे मरीज़ हैं, नीम गर्म तौलिया की टकोर कर सकते हैं। हाँ, जो एथलीट्स हैं उन्हें मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर उन्हें ये प्रॉब्लम हो रहा है जिम में ट्रेनिंग करते हुए या किसी स्पोर्ट्स या किसी एक्सरसाइज के दौरान, तो अपने पास मुख्तलिफ़ कंपनियाँ होती हैं, डीप फ्रीज़ के नाम से मुख्तलिफ़ स्प्रे आते हैं, तो डीप फ्रीज स्प्रे करें, ठीक है। और अगर जो है उन्होंने एक्सरसाइज कर ली है, इसमें डीप हीट और डीप फ्रीज 2 टाइप के मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ कंपनियों ने स्प्रे बनाए हुए हैं।
जब आप डीप फ्रीज स्प्रे यूज़ करते हैं तो आप उस जोड़ और पट्टे को सुला देते हैं। जब आप ठीक। डीप हीट यूज़ करते हैं आप उसे जगा देते हैं। सो मैं पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि अगर इनिशियल उन्हें कोई इंजरी हुई है या सोजन हुई है तो पहले कुछ दिन के लिए डीप फ्रीज यूज़ करें, ठीक है। ये दोनों जेल टाइम होगी, स्प्रे होगा? ये जेल भी होते हैं, स्प्रे भी होते हैं, क्रीम्स भी होती हैं। ठीक है। और उसके बाद ऑल्टरनेट करें, यानी कि एक टाइम पे डीप फ्रीज, एक टाइम पे डीप हीट, यानी एक टाइम पे पट्टों को सुला दें, एक टाइम पे जगा दें, और उसके बाद आपने खाली डीप हीट यूज़ करना है, यानी अब आपने उसे जगाए रखना है। ठीक है। सो इस तरह आपने चलना है। लोग जो है वो कंफ्यूज करते हैं, कभी वो सोजन हो तो फ़ौरन डीप हीट लगा लेते हैं जिससे वो सोजन ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। सो ये एक हाउस होल्ड रेमेडी है जो सबको पता होनी चाहिए। इसके लिए खाली जस्ट ये नहीं है कि फ़ौरन आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भागें, लेकिन ये जो इनिशियल फर्स्ट एड आप कर रहे हैं उसके बाद डेफिनेटली आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को लाजमी दिखाएं। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे ही आपने ये बात तो कर दी, अब इसके बाद हम ये करते हैं कि अगर कुछ लोग जिनको जॉइंट के पेन रहता है वो अगर शावर लेना चाहें तो वो गर्म पानी से लें, ठंडे से लें या नॉर्मल पानी से लें? अच्छा, इस तरह के जो मरीज़ हैं इनके लिए सबसे बेस्ट शावर होता है नीम गर्म पानी। उसका टब में नीम गर्म पानी हो और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि वो ज़्यादा देर के लिए नीम गर्म रहे। और इनको जो है ना हॉट वाटर बाथ थेरेपी इनके लिए अच्छी होती है, यानी उस टब के अंदर वो लेट के नहाएं, ठीक है, ताकि उनके पट्टे जो हैं वो खुलें और उनके ये काफ़ी मसले मसाइल हल हों। तो ये जो है ना थेरेपी वो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। उसके अलावा बात वहीं पे आ जाती है कि दोबारा से अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करें। ऐसे पेशेंट्स सर्दियों में और ज़्यादा बिस्तरों में घुस जाते हैं तो उनके इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये उनके लिए बेहतर रिकमेंडेशन। ठीक सर, अगर जॉइंट पेन वाला पेशेंट अगर एक दो दो हफ्ते नहीं नहाता तो क्या उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? पट्टों की सोजिश ज़्यादा हो जाएगी, अकड़न ज़्यादा हो जाएगी सर्दियों में, और फिर जो पेशेंट्स नहाने से घबरा रहे हैं वो डेफिनेटली उनका चलना फिरना भी कम होगा। ठीक तो है। ये चीज़ें उनको ज़्यादा तंग करेगी। तो अगर वो डेली हॉट वाटर, एक्चुअली तो नीम गर्म पानी है जिससे उन्हें शावर लेना है, वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और उनके काफ़ी इश्यूज सॉल्व रहेंगे इससे। सर, हमने देखा है कि सर्दियों में जो हमारी माएँ हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों बेटों के लिए वो डिफरेंट किस्म के सीड्स और डिफरेंट किस्म के ऑयल और डिफरेंट किस्म के देसी घी के पंजीरियाँ, फक्कियाँ, पिन्नियाँ बनाती हैं। क्या वो जोड़ों को मजबूत करने में उनका कोई किरदार है? अच्छा, अगर तो हमने ऑयल्स की बात करनी है तो जो जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल, वो सबसे बेहतर होता है जोड़ों के लिए। ठीक है। जिन पेशेंट्स को, जो फॉलिज के पेशेंट हैं, उन्हें हम रिकमेंड करते हैं और वो हमारी एलोपैथी की बुक्स में मेंशन है, उसके ऊपर रिसर्च ट्रायल्स हुए हैं। सो वो ऑलिव ऑयल खाना भी, लगाना भी? ऑलिव ऑयल खाना भी अच्छा है, हमारे जितने पैगंबर हैं उनकी सुन्नत है, और लगाना भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा जी कुछ ऑयल्स हैं स्पेसिफिक जिनके मिक्सचर से काफ़ी इशू सॉल्व हो जाते हैं, बट डेफिनेटली वो फिर मेरी डोमेन से बाहर है, लेकिन जो कंसर्न्ड उनके स्पेशलिस्ट हैं वो उसमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। बट डेफिनेटली कुछ ऑयल एग्जिस्ट करते हैं जो जोड़ों की और पट्टों की पेन जो हैं वो उसकी जो फीलिंग है एक्चुअली उसको कम करते हैं। वो एक्चुअली जो पीछे अंडरलाइंग पैथोलॉजी बीमारी है उसको ठीक नहीं करते, लेकिन जो उसकी आपको फील आ रही है एक तरह का, वो पेन किलर का रोल अदा करता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि बेशुमार पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, वो कहते हैं मेरी कभी सर्जरी हुई थी, नी जॉइंट रिप्लेस हुआ या हिप जॉइंट रिप्लेस हुआ या कोई हड्डी कभी फ्रैक्चर हुई थी, सर्दियों में आकर वो दर्द निकलना शुरू हो जाती है। क्या वो उस वक्त सही जुड़ी नहीं होती या वो हड्डी कमज़ोर होती है? अच्छा, ये पेशेंट्स के काफ़ी कंप्लेन होती है। इवन ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको कोई पुर्जा डला हुआ है हड्डी में, नेलिंग या प्लेटिंग हुई हुई है, और वो सर्दियों में उनको प्रॉब्लम शुरू कर देती है। सो उसके अंदर सबसे बेसिक फैक्टर ये है कि नर्व्स की जो है वो इरिटेशन होती है। ठीक है। ये सबसे बड़ा इशू होता है। और इर्द गिर्द के जो पट्टे होते हैं, जो भी जोड़ का ऑपरेशन है या हड्डी का ऑपरेशन है, उनका खिंचाव भी हो जाता है। सो लिगामेंट्स वगैरह भी टाइट हो जाते हैं। सो ऐसे पेशेंट अगर अपनी मोबिलिटी अच्छी रखें और हाइड्रेशन के साथ साथ वहाँ पे हॉट वाटर थेरेपी करें, नीम गर्म तौलिए की टकोर करें या नीम गर्म पानी से नहाएं, तो वो काफ़ी हद तक इन इश्यूज से बच सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जोड़ों को हवा से या ठंडक से बचाने के लिए बेहतरीन तरीका क्या होता है? सबसे तो बेहतरीन तरीका सर ये है आजकल के मौसम में कि वो गर्म कपड़े पहनेंगे। ठीक है। और उसके अलावा जो है
अपनी वो एक्टिविटी अच्छी रखें। जब वो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी का वैसे भी टेम्परेचर और दर्जा हरारत थोड़ा सा बढ़ता है। सो माहौल के कम दर्जा हरारत की वजह से जो भी बॉडी पे इफ़ेक्ट आते हैं वो पेशेंट्स को कंपैरेटिवली कम फील होता है। उसके अलावा जो है कुछ चीज़ें उनको अपने पास रखनी चाहिए, हॉट वाटर बॉटल और गर्म टकोर के लिए काफ़ी चीज़ें उनको रखनी चाहिए जो उनके लिए हैंडी हों उस टाइम पे। ठीक हो गया सर। जोड़ों के दर्द का जदीद इलाज आज के दौर में क्या है? जोड़ों के दर्द का सर बिल्कुल सिंपल जदीद इलाज है। अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, धूप में जाएं, उसके अलावा स्ट्रेस से बचें, नींद अच्छी लें और दूध और दही का इस्तेमाल अच्छा करें, प्रोटीन डाइट अच्छी लें। और अगर तो आप मिडिल एज में हैं तो फिर आपको कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया सर। जो स्टीरॉयड इंजेक्शन हम लगाते हैं आपके जॉइंट्स की पेन को बेहतर करने के लिए, उसका दौरानिया कितना होता है और वो कितने टाइम तक जो है ना वो कारआमद रहता है, फिर दोबारा रिपीट कब करना पड़ता है? स्टीरॉयड इंजेक्शन यूजली जो लगाया जाता है वो मोस्टली जस्ट स्टीरॉयड नहीं होता, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर मिक्स करके एक कॉकटेल सा बनाया जाता है। कॉकटेल जैसे मुख्तलिफ जूस इकट्ठे करके आप एक जूस, फ्रूट्स के जूस इकट्ठे करके आप एक जूस बना लें। वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव होता है। एक तो वो जोड़ों की सोजिश को रोकता है और जो जोड़ों की डिज़ीज़ है उसको मज़ीद बढ़ने से भी रोकता है। पेशेंट काफ़ी हद तक पेन फ्री होता है। जब पेशेंट पेन फ्री होता है तो वो अपनी रूटीन की नॉर्मल एक्टिविटी में, नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाता है। अब पेशेंट वॉक करते हैं, उनके इर्द गिर्द के पट्टों का खिंचाव भी सेटल डाउन होता है। उसके बाद यूजली जोड़ों के लिए पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, आपने सुना होगा, वो पहले हड्डी जोड़ सर्जन्स ने स्टार्ट किया था। आजकल प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत बालों की पीआरपी कर रहे हैं। वो हाईली इफेक्टिव होता है। वो थोड़ा सा जो जोड़ों की बुजुर्गी है उसको थोड़ा सा रिवर्स करता है या उसकी बढ़ने की रफ्तार कम करता है। अगर कुछ पेशेंट्स में उन सेशंस के बाद भी कुछ कमी बेशी रह जाए तो हम घुटनों में जेल डाल देते हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं कि इंजन ऑयल या गेयर ऑयल होता है। सो उससे भी काफ़ी हद तक रगड़ें जो खाना या वो कहते हैं घुटनों से आवाज़ें आना, वो काफ़ी हद तक उनकी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। सर ये जो सारा गोल्डन पीरियड होता है इसके अंदर हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि फिजियोथेरेपी के सेशंस लाजमी कराएं ताकि उनके जो घुटनों के इर्द गिर्द के पट्टे हैं वो मजबूत हों। एक स्टैटिक सपोर्ट होती है, एक डायनामिक सपोर्ट होती है। सो जो जोड़ है वो एक्चुअली स्टैटिक सपोर्ट है, जो उसके इर्द गिर्द के पट्टे हैं वो डायनामिक सपोर्ट है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके एक्सरेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लास्ट आखिरी स्टेज पे यानी कि ग्रेड 4 पे पहुँचे होते हैं, लेकिन जोड़ की तब्दीली के बगैर ही वो बहुत अच्छा चल रहे होते हैं। हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि अगर तो उनकी लाइफस्टाइल ख़राब हो गई है, वो लोकल कन्वेंस पे सफ़र नहीं कर सकते, वो बाज़ार में फिर के शॉपिंग नहीं कर सकते, वो ज़्यादा देर खड़े ही नहीं हो सकते, या उनको रेस्टिंग में भी पेन है, तो फिर वो प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेज उनकी ट्रीटमेंट होती है। कुछ स्टेजेस में हम इंजेक्शन थेरेपी देते हैं और कुछ स्टेजेस में ख़ास किस्म के माइनर ऑपरेशन होते हैं जिसमें घुटनों के ज़ाविये बेहतर किए जाते हैं ताकि उनके कुछ ख़ास हिस्सों पे जो है वो लोडिंग ज़्यादा ना हो। और लास्ट स्टेज पे जो है वो हम घुटने की तब्दीली करते हैं। वो भी उसके अंदर भी पहले कुछ स्टेजेस में आधे घुटने की तब्दीली होती है, कुछ में पूरे घुटने की तब्दीली होती है। लेकिन मैं बताता चलूँ कि इट्स नॉट अबाउट द लास्ट स्टेज। अगर तो पेशेंट बिल्कुल बेड बाउंड हो जाएं, यानी वो बिस्तर से ना उठ सकें या वो व्हील चेयर बाउंड हो जाएं, तो उसमें जब जोड़ की तब्दीली सर करते हैं तो वो भी इतना बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि अब उनके इर्द गिर्द के पट्टे इतने ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं। सो हम रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसी नौबत ही ना आने दें कि आप बिस्तर के होके रह जाएं। ठीक है सर। आर्थोस्कोपी या आर्थोप्लास्टी ये क्या चीज़ है? ये कोई जदीद तरीका इलाज है? बिल्कुल सर, ये दोनों जदीद तरीका इलाज है। ऑर्थोप्लास्टी के अंदर जोड़ की तब्दीली होती है, ऑर्थोस्कोपी के अंदर कैमरे के साथ जोड़ के अंदर देखा जाता है और जोड़ के अंदर जितने भी मसले हैं, पट्टे हैं, लिगामेंट हैं जो टूटे हुए हैं, उनका रिपेयर किया जाता है। सो आजकल काफ़ी लेटेस्ट टेक्निक आ गई हैं, काफ़ी अच्छे इम्प्लांट हैं पाकिस्तान में और काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स में ये प्रोसीजर किए जा रहे हैं। ठीक हो गया सर। जॉइंट में इंजेक्शन लगाने के लिए किसी एक्सरे या अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत होती है? यूजली हम एक्सरे कराते हैं कि उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड देखने के लिए। ठीक। और कुछ पेशेंट्स में अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन भी करते हैं, यानी जोड़ से अगर कोई पानी निकालना है तो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम वो पानी निकालते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, कुछ पेशेंट जो है ना वो मेल फीमेल हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आती हैं, उनको ना
जोड़ों की आवाज़ें निकालने का बड़ा शौक होता है बिल्कुल, फिंगर कड़ाके निकालने के। क्या ये कड़ाके हड्डी को कमज़ोर कर सकते हैं? बिल्कुल, ये ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस डेवलप करते हैं। आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों की सोजिश, यानी ट्रॉमा हम खुद दे रहे हैं और उसके बाद फिर लेटर ऑन बुढ़ापे में ना ये सोजिश में डेवलप हो जाते हैं और वो एक्चुअली जोड़ घिस जाते हैं। तो बराए मेहरबानी हाथों के तो कोई कड़ाके ना निकालें, क्योंकि जो जोड़ की तब्दीली की हम अभी बात कर रहे थे, तो जो उंगलियों के जोड़ हैं उनकी तब्दीली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में। सो कोशिश करें उसकी नौबत ना आए। ठीक है सर, हड्डियों का घिसना या हड्डियों का बढ़ जाना, दोनों की वजूहात क्या होती हैं? हड्डियों के घिसने के केस में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स की हड्डियों की नोकें भी निकल आती हैं, जिनको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। सो वो बेसिकली उसी का ही एक प्रोसेस है। लोग हमारे पास एक्सरे लेके आते हैं और वो कहते हैं ये देखें, ये जैसे किसी परिंदे की चोंच है, इस तरह की चोंचें निकली हुई हैं। सो उसका बेसिकली ट्रीटमेंट यही है कि अच्छी सप्लीमेंटेशन देना है उनको, कैल्शियम विटामिन डी देना है, काफ़ी ऐसे सप्लीमेंट्स देना है जिससे उनका भुरभुरापन जो है और कमज़ोरी वो सेटल डाउन हो पेशेंट्स की। अदरवाइज़ वो चीज़ बढ़ती जाती है, फिर अमूमन जोड़ की तब्दीली की नौबत आती है, या वो जितने भी बोनी स्पर बने हैं या ऑस्टियोफाइट्स उनको फिर रिमूव करना पड़ता है। थैंक यू सो मच सर, आपकी मोहब्बत और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपके साथ घंटों गुफ्तगू जारी रखी जा सकती थी, लेकिन जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती है और हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। हमारे पास आखिरी 1 मिनट है। डॉक्टर सैयद अली रज़ा शहराजी का सर्दियों के हवाले से लोगों के नाम क्या पैगाम? सर, मेरा सर्दियों के हवाले से लोगों के लिए यही पैगाम होगा कि प्लीज़ अपनी डाइट पे फोकस करें, अपनी नींद पे फोकस करें, हाइड्रेशन अच्छी रखें। सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं, उल्टा कॉफ़ी और चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में उल्टा ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है। उसके अलावा सर्दियों में डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारे इश्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं। कोशिश करें उसको अवॉइड करें। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी स्लीप हाइजीन अच्छी है और आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, तो आप काफ़ी ज़्यादा पट्ठों और जोड़ों की बीमारियों से बच सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोशिश करें कि जिस्म को धूप लगवाएं, ताकि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी ना हो। और अगर तो विटामिन डी की कमी है तो किसी मुस्तनिद ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, ताकि ये कमी को रिजॉल्व किया जा सके। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, आपने देखा कि आज सर्दियों में हड्डियों के दर्द क्यों बढ़ जाते हैं, इस मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू की। इसके अंदर हमने डिफरेंट सवाल, डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सर के सामने रखने की कोशिश की, और हमने कोशिश की कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, ताकि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो प्रमोट हो और आपकी बीमारी जो है, जो जिसका गोल्डन पीरियड जो होता है बीमारी का, वो ज़ाया किए बगैर आप अपने मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके आप अपनी मुश्किलात को आसानी में बदल सकें। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई सवाल जवाब हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, कुछ हमें सजेशन देना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए। नेगेटिव लिखें, पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है, हमारी रीच बढ़ती है, और हम दोबारा जब एक नए प्रोग्राम में आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी उन गलतियों को ना दोहराया जाए जो पहले से आपने हाईलाइट की होती हैं। मुझे डॉक्टर सैयद अली रज़ा शहराजी और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।